नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और सबसे पहले बात ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार के बड़े फैसले की। दरअसल ईआरसीपी पीकेसी को लेकर जमीनें बेचने पर सरकार ने रोक लगाई है। सरकार ने अलवर और बीकानेर में नीलामी भी निरस्त कर दी है। केंद्र की आर्थिक सहायता से पूरा होगा ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट। प्रदेश में अब संशोधित ईआरसीपी पीकेसी प्रोजेक्ट में बांध, नहरें, बैराज बनाने के नाम पर सरकारी जमीनों का नहीं होगा बेचान। सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्री सुरेश रावत ने निर्देश दिए हैं। नीलामी निरस्त करने और मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फैसला लिया था। 1100 हेक्टेयर जमीन बेचकर पैसा जुटाने का फैसला लिया था। नवंबर 2022 को मंत्रिमंडल बैठक में जल संसाधन विभाग सीएडी स्वामित्व की 1100 हेक्टेयर जमीन को लेकर फैसला लिया था। 1100 हेक्टेयर जमीन ईआरसीपी निगम को ट्रांसफर का निर्णय लिया गया था। हालांकि इन जमीनों का आगे क्या होगा, इस पर फैसला होना बाकी है। तो देखिए, ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार का इसे बड़ा फैसला कहा जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई आज है। ईडी ने की थी इस मामले में आरोपी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। 29 फरवरी को हुई थी ईडी की ये पहली गिरफ्तारी। ईडी विशेष अदालत में पेश कर चुकी है पीयूष जैन के खिलाफ चार्जशीट। एसीबी की ओर से गिरफ्तार पदमचंद जैन का पुत्र है पीयूष जैन। पदमचंद जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी में पीयूष जैन को दिखाया था कर्मचारी। पीयूष जैन के बैंक खातों में मिला करोड़ों रुपए का लेन देन। अब प्रवर्तन निदेशालय ने पीयूष जैन की मानी है जेजेएम में लिप्तता। आज होगी ईडी मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई। आपको बताएं कि ईडी कर रहा है जेजेएम भ्रष्टाचार मामले की पीएमएलए कानून में जांच। तो जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई आज होने वाली है और इस पर हर किसी की नजर। जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, आपको बताएं कि ईडी ने इस मामले में आरोपी पीयूष जैन की गिरफ्तारी की थी। 29 फरवरी को ईडी की ये पहली गिरफ्तारी थी और ईडी विशेष अदालत में पीयूष जैन के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है। एसीबी की तरफ से गिरफ्तार पदमचंद जैन का पुत्र पीयूष जैन है। आपको बताएं कि पदमचंद जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और महेश मित्तल की फर्म है श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी में पीयूष जैन को कर्मचारी दिखाया था। पीयूष जैन के बैंक खातों में मिला करोड़ों रुपए का लेन देन भी है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने पीयूष जैन की जो जेजेएम में लिप्तता मानी है, इस मामले में आज सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि आज होगी ईडी मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई। इस मामले पर ईडी कर रहा है जेजेएम भ्रष्टाचार मामले की पीएमएलए कानून में जांच। और जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के आयकर छापेमारी में जो अपडेट है, जल्दी से आप जान लीजिए अपडेट क्या है। जयपुर और दिल्ली के सभी 17 ठिकानों पर आज भी छापेमारी जारी है। पकड़े गए सर्वर पर रखा डेटा उगल रहा है राज और कई राज निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसा ये माना जा रहा है कि इसी तरीके से कई खुलासे, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी ज्यादा खुलासे होने की पूरी संभावना है। नकद में की गई बिक्री की राशि बढ़कर हुई है 425 करोड़ रुपए। आपको याद होगा इससे पहले ये जो राशि आप इस वक्त सुन रहे हैं 425 करोड़ रुपए, ये जो राशि थी वो 300 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब बढ़ गई है 425 करोड़ रुपए की राशि बताई जा रही है। अब तक 1 करोड़ 10 लाख की नकदी और 114 ग्राम सोना जब्त किया गया है और इस राशि में और वृद्धि की भी पूरी उम्मीद की जा रही है। जेकेजे ज्वेलर्स समूह के भाइयों और रिश्तेदारों के आवास पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। जोशी समूह के आवास पर भी आयकर अधिकारियों की आवाजाही तेज हुई है।
जोशी समूह में भी अब तक लग चुका है 25 करोड़ के अघोषित कारोबार का पता, और यहाँ भी राशि किस तरीके से बढ़ी है। इससे पहले जोशी समूह के अलग अलग ठिकानों पर जब छापा मारा था टीम ने, 10 करोड़ के अघोषित कारोबार का पता चला था। अब आप देखिए कि 15 करोड़ और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, 15 और करोड़ का अघोषित कारोबार का पता चला है। कुल मिलाकर ये राशि हो गई है 25 करोड़, जिसका अघोषित कारोबार पता चल पाया है कार्रवाई के दौरान। ब्याज पर जारी ऋण की कच्ची पर्चियों से भी बड़े खुलासे की उम्मीद है। सभी MI रोड स्थित JKJ ज्वेलर्स और JK मौसूम पर मौजूद हैं अधिकारी। आयकर अधिकारियों को कार्रवाई में सहयोग के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद है, और एक नहीं बल्कि 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है इस पूरी कार्रवाई में। लेकिन अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये कार्रवाई कहां जाकर रुकने वाली है, कहां जाकर थमने वाली है, क्योंकि कार्रवाई रुके कैसे। 3 दिन लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसमें नए नए खुलासे हुए हैं, नई नई बातें सामने आई हैं, और जैसे ही कोई नया खुलासा होता है तो जांच के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में ये पूरी कार्रवाई कब तक हो पाती ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से राशि बढ़ रही है, 425 करोड़ JKJ समूह के यहाँ पर छापेमारी के दौरान पता चला अघोषित कारोबार का, तो वहीं जोशी समूह के कार्रवाई के दौरान पता चला है 25 करोड़ का अघोषित कारोबार। अब देखना ये होगा कि दोनों ही समूह का किस तरीके से आगे आने वाले समय में परेशानी बढ़ती है। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख जो है वो आपको बता देते हैं। दरअसल जब सोशल मीडिया किसी को नहीं बख्शता, चुनावी मौसम में हर नेता पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आती हैं तरह तरह की टिप्पणियों के निकाले जाते हैं अलग अलग मतलब। जो लेख इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का है उसमें ये बातें कही गई हैं। अब ऐसे में पारदर्शी होना सबसे अच्छा है, और ये समय की जरूरत भी है। इस बार चुनाव पर हो रही है संविधान को लेकर बहस। हर चुनाव भाजपा और RSS को लेकर फैलाया जाता है, हर चुनाव में झूठ, संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है अपने लेख में। आरक्षण को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत के फर्जी वीडियो, आरक्षण को लेकर नेहरू से लेकर भागवत तक अंतहीन बहस है। ऐसे में हर एक को ईमानदार और पारदर्शी होना समय की जरूरत है। RSS से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं राम माधव, जिनका इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख आया है उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको हम बता रहे हैं। किस तरीके से उनके लेख में RSS का जिक्र भी है, उनके लेख में संविधान का जिक्र भी है। उन्होंने लिखा है कि जब सोशल मीडिया जो है वो किसी को नहीं बख्शता है, और आप देखते भी हैं चुनावी मौसम में हर नेता पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आती रहती हैं, और टिप्पणियों के अलग अलग मतलब भी निकाले जाते हैं। ऐसे में पारदर्शी होना सबसे अच्छा है, ये समय की जरूरत है। इस बार चुनाव पर संविधान को लेकर बहस हो रही है। हर चुनाव भाजपा और RSS को लेकर फैलाया जाता है झूठ, संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप भी लगाया गया है। आरक्षण को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत के फर्जी वीडियो का जिक्र भी उन्होंने किया है। उसी फर्जी वीडियो का जिक्र उन्होंने किया है जिसको लेकर मोहन भागवत ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। आरक्षण को लेकर नेहरू से लेकर भागवत तक अंतहीन बहस है, वो लगातार चलती रहेगी। ऐसे में हर एक को ईमानदार और पारदर्शी होना समय की जरूरत है। RSS से जुड़े इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं राम माधव। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। प्रदेश के मौसम में देखिए उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। सुबह की बात की जाए तो सुबह आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं नहीं दिए सूर्यदेव ने दर्शन। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है और इसकी वजह से बारिश के आसार भी बन रहे हैं। बादल छाने के साथ जोधपुर बीकानेर में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। इसके बाद से मौसम एकदम साफ रहने के आसार है और गर्मी बढ़ेगी, ऐसा भी बताया गया है। दिन और रात के पारे की बात की जाए तो दिन और रात के पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग से 7 मई के बाद लू का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का जो पारा था वो पहुंच गया था 40 डिग्री के पार। सर्वाधिक तापमान जो है वो जैसलमेर में 42.1 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जालौर में 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा बढ़ने के पूरे आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का लेख जो आया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आप जान लीजिए। आम चुनाव ऐसे समय होने चाहिए जब मौसम ठीक हो
उन्होंने कहा है अपने लेख में, और साथ ही कहा है कि इस बार देश के 96.88 करोड़ मतदाताओं के बीच चुनाव हुआ है। हर मतदाता वोट दे सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कई हफ्ते चलता है चुनाव, अप्रैल से जून तक मतदान। कई जगह पर गर्मी के कारण वोट देने नहीं निकलते हैं मतदाता। चुनाव आयोग को 16 जून तक करना है नई लोकसभा का गठन। अब ऐसे में मई जून की भीषण गर्मी के दौरान होता है मतदान। मौसम के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम में हो सकता है संशोधन। ये लेख जो पूर्व राष्ट्रपति का आया है, उन्होंने इस बातों का जिक्र किया है अपने लेख में। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।